हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो हम लोग ये साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। आप लोग देख सकते हो जो हम लोग ये साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसका कोड आईएल था, ठीक है? इसमें हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया था, ठीक है? उसके अलावा जो इधर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो फिजिक्स वाला पार्ट था, इसके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। बाकी जो ये पीछे की वीडियो है जो एमसीक्यू वाली या फिर ये आपका ये सब्जेक्टिव प्रश्न वाली फिजिक्स वाली, तो इसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे साइंस वाली, तो उसमें मतलब मिल जाएगी ये ऊपर वाले क्वेश्चंस की वीडियो, ठीक है? तो आप जरूर जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद। चलो इस वीडियो में अब आगे के प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? पहला आप ये प्रश्न देख सकते हो इसमें, यानी एक तरह से 24 के बाद 25, और ये उपभाग 2 में यानी केमिस्ट्री वाले पार्ट में आपका पहला प्रश्न, ठीक है? ये क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित हमें समीकरण लिखना है, ठीक है? और इसमें ये 4 प्रश्न है, तो ये पहला है। और इधर क्या पूछा है, इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ। निम्नलिखित का कारण बताइए। इसमें 2 प्रश्न पूछा है, इसका कारण बताना है और 2-2 मार्क का यानी 4 मार्क मिलेगा। उसके बाद यहाँ अगला प्रश्न है 27वां, ठीक है? इसमें 3 प्रश्न है, हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में लिखना है, ठीक है? उसके बाद भर्जन को उदाहरण सहित हमें समझाना है, और निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम भी लिखना है। ये इसमें 2 प्रश्न है, ठीक है? तो ये समझेंगे। उसके अलावा इसमें हम लोग अथवा वाला प्रश्न भी करेंगे। इसमें हमें अथवा वाला में ये संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है मिशेल पे, संक्षारण पे और योगात्मक अभिक्रियाओं पे। तो चलो इन प्रश्नों को एक एक कर हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी कहूँगा अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो लगातार इस चैनल पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, और इस पे ए वाला है, यानी पहला क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। इसके लिए हमें संतुलित समीकरण लिखना है। तो देखो इसके लिए यहाँ पे देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH ट्वाइस होता है, ठीक है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये किससे अभिक्रिया कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी CO2 से। तो ये क्या बना रहा है? यह बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3, ये कैल्शियम आपका कार्बोनेट होता है। उसके अलावा जल बन रहा है, तो जल क्या होता है? H2O। क्लियर मेरे भाई? अब इसे हमें क्या लिखना है? ये देखो, इसको तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया, फार्मूले के फॉर्म में। अब इसे हमें संतुलित भी करना है, तो संतुलित देखते हैं, मतलब सारी चीज़ें ठीक ठाक है कि नहीं है। देखो तीर के इधर हम लोग, यानी ये वाला सारी चीज़ आप जानते हो कि क्या होता है, ये आपका रिएक्टेंट अभिकारक होता है, ठीक है? और ये वाला चीज़ आपका प्रोडक्ट यानी आपका उत्पाद होता है। तो हम लोग अभिकारक और उत्पाद में देखते हैं कि जो भी मतलब चीज़ें हैं वो बराबर हैं कि नहीं है। तो देखो इधर कैल्शियम, इधर हम लोग का दूसरा पेन ले लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो कैल्शियम हम लोग का 1 है इधर, ठीक है? तीर के, और तीर के इधर दिखा जाए तो कैल्शियम 1 है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे देखो OH लिखकर यहाँ नीचे ट्वाइस लिखा है, मतलब 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है? तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ठीक है? यहाँ पे देखो हम लोग का H2O लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे O3 CO3, यानी 3 ही यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। इन ऑक्सीजन का भी मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन देखें तो 2 हाइड्रोजन, और इधर हम लोग का 2 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन हम लोग का 1 और 2 कार्बन हमने देखा था भाई, और इधर 1 ही पड़ रहा है, नहीं 1 यहाँ पे पड़ रहा है। देखो कार्बन भी ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और 2 ऑक्सीजन, सब ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसे आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ऐसे आप ये फार्मूला लिखोगे और उसके बाद जो भी कमी चीज़ें हों, ठीक है, उसको आप संतुलित करोगे, तो ये तो पूर्ण रूप से हम लोग का एक तरह से संतुलित ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये हो गया, बस आप इसका फार्मूला लिख दोगे जैसे लिखा गया है, आपका काम हो जाएगा, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो ये पहला प्रश्न रहा। चलो सेकेंड प्रश्न करते हैं। सेकेंड प्रश्न क्या है कि बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। इसके लिए रुक जाओ, एक सादा पेज लेता हूँ, 1 मिनट। चलो 1 मिनट, चलो इसी पे समझाता हूँ। यार ये पीछे दिख रहा है क्या? हाँ चलो ये वाला, 1 मिनट। चलो यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे देखो हम लोग का बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2। ये हम लोग का बेरियम क्लोराइड जब पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्या होता है भाई? पोटेशियम के होता है, और उसके बाद सल्फेट क्या होता है?
SO4 होता है, लेकिन यहाँ पे K2SO4 इसका फार्मूला होता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है और सल्फेट पे आपका -2 चार्ज होता है, तो इस पे भी +2 करने के लिए यहाँ पे हम लोग नीचे 2 लेते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला K2SO4। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 का निर्माण करते हैं। ठीक है, और प्लस पोटेशियम क्लोराइड, प्लस क्या बनाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। ठीक है, अब कहोगे भैया यहाँ पे आपने K2Cl, यहाँ पे आप K2 लिखे हो, यहाँ पे K लिखे हो, तो देखो K इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे Cl जो होता है, Cl पे -1 चार्ज होता है और K पे +1 चार्ज होता है, तो ये चार्ज आपस में बराबर है, तो ये फार्मूला एकदम बिल्कुल राइट है। यहाँ पे 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि देखो K2SO4 इसलिए लिखा गया क्योंकि SO4 जो है ये सल्फेट आयन, इस पे -2 चार्ज होता है और केवल K पे देखा जाए तो +1 चार्ज होता है, तो इसलिए नीचे 2 लिखा गया है कि 2 प्लस हो जाए तो हम लोग का 2 चार्ज हो जाए, क्योंकि ये चार्ज बराबर होने चाहिए फार्मूले में। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग का फार्मूला मतलब जैसे ये दिया था वैसे हमने लिख लिया। अब इसको देखते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं है। तो देखो हम लोग का इधर देखा जाए, ठीक है, या ये हम लोग का रिएक्टेंट अभिकारक में, तो हम लोग का बेरियम एक है, Ba यहाँ पे देखो बेरियम इधर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर क्लोरीन देखा जाए Cl2, ठीक है, यहाँ पे देखो Cl, केवल Cl है, तो हमें 2 करना पड़ेगा। अब 2 यहाँ नीचे नहीं लगाओगे, अगर नीचे लगा दोगे KCl2 कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Cl माइनस चार्ज होता है 1 और यहाँ पे 2 लिखने का मतलब कि Cl- 2 माइनस हो जाएगा और K यहाँ पे एक ही है तो +1, तो फिर फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए नीचे नहीं लगाते ही आगे लगाते हैं, तो 2KCl ये होगा। ठीक है, तो हम लोग का Cl का भी काम क्लियर। अब कहोगे कि ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगाने से हम लोग का पोटेशियम पे फर्क पड़ेगा, तो चलो वो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया, पोटेशियम K2 है, तो पोटेशियम हम लोग का यहाँ पे देखो 2K यानी पोटेशियम 2 है, तो ठीक है, पोटेशियम का भी काम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सल्फेट आयन SO4 है, तो यहाँ पे भी एक सल्फेट आयन है, इसको अलग अलग भी देख सकते हो कि सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन एक ही में देख लो क्या दिक्कत, तो सल्फेट आयन सल्फेट आयन। ठीक है, यानी सारी चीज़ें बराबर है, केवल यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। देखो एकदम धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, मानो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, इस प्रकार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी हो उसको समझ में सारी चीज़ें आ जाए। ठीक, चलो, तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी क्लियर। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है कि जिंक सल्फ्यूरिकल अम्ल से अभिक्रिया करता है, यानी जिंक जो अभिक्रिया करता है किससे, सल्फ्यूरिकल अम्ल। सल्फ्यूरिकल अम्ल क्या होता है, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिकल अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है, जिंक हम लोग का अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो ये जिंक हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से अभिक्रिया करता है, तो ये क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बना रहा है और प्लस हाइड्रोजन बना रहा है, हाइड्रोजन यहाँ गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये हम लोग का इसमें तीसरा यानी C वाला हो गया। अब इसको हमें संतुलित करना है, चलो इसको संतुलित कर देखते हैं। संतुलित कैसे करोगे, एक मिनट थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, अच्छा दिखाई देगा। चलो अब इसको देखते हैं, इधर हम लोग अभिकारक में और उत्पाद में चीज़ों को देखते हैं कि सारी चीज़ें बराबर हैं। तो देखो यहाँ जिंक हम लोग का एक है, इधर भी जिंक एक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H2 है। ठीक है, हाइड्रोजन भी कोई दिक्कत नहीं। सल्फेट SO4 यहाँ पे आयन है, SO4 है, यानी ये भी हम लोग का पूर्ण रूप से संतुलित है, केवल फार्मूला हम लोगों ने लिख दिया तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है मतलब छेड़छाड़ करने की, सिंपल। ठीक, चलो उसके बाद देखो कहोगे कि भैया ये तो काफ़ी आसान दिया हुआ है, हमें संतुलित करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो देखो ये इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ये समीकरण न देकर आपको ये हिंदी में लिखा है, तो आपको ये फार्मूला, बहुत सारे बच्चों को ये फार्मूला लिखने में भी दिक्कत होगी, तो इसलिए यहाँ पे ये आपको उतना संतुलित नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी बहुत सारे समीकरण में क्या करता है कि आपको सीधे ये समीकरण, मतलब बहुत सारे प्रश्नों में ये सीधे समीकरण दे देता है और बोल देता है कि इसको संतुलित कर लो, तो वो आसान होता है। लेकिन ऐसे हिंदी लिख देता है तो उसका पहले आपको ऐसे फार्मूला बनाना पड़ता है और फिर संतुलित करना पड़ता है, तो थोड़ा ये टफ हो जाता है। ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया। अब देखो अगला, ये इसका डी वाला क्या है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस जिंक क्लोराइड। ठीक, अभी देखो इसका मैं PDF भी आपको बताऊंगा कहाँ मिलेगा इस क्वेश्चन के बाद। चलो देखो सिल्वर नाइट्रेट प्लस जिंक क्लोराइड, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड और जिंक नाइट्रेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आपका, एक मिनट ये ले लेता हूँ, चौथा है ये सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, ये हम लोग का सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 के साथ। ठीक है,
जिंक क्लोराइड, ये जिंक क्लोराइड का फार्मूला होता है। क्यों? क्योंकि देखो जिंक पे आपका क्या होता है, जिंक पे +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। -1 चार्ज होता है इसलिए क्लोरीन के नीचे यहाँ पे 2 लिखा जाता है कि 2 क्लोरीन हो जाए तो चार्ज आपस में बराबर हो जाए, तो इसलिए फार्मूला जिंक क्लोराइड का ZnCl2 होता है। ठीक है, ये मिलकर हम लोग क्या बना रहे हैं, ये मिलकर हम लोग सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं, यानी AgCl का निर्माण कर रहे हैं प्लस जिंक नाइट्रेट यानी Zn जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 ट्वाइस का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये नाइट्रेट आयन है और नाइट्रेट आयन पे क्या होता है कि +1 चार्ज होता है, सॉरी -1, नाइट्रेट आयन पे -1 चार्ज होता है और नीचे 2 लिखा है इसलिए क्योंकि 2 नाइट्रेट आयन हो जाए, 2 माइनस चार्ज हो जाए, क्योंकि जिंक पे +2 चार्ज होता है, तो इसलिए इसका ये जिंक नाइट्रेट का ये फार्मूला हो जाएगा ZnNO3 ट्वाइस। ठीक है, अब चलो अब हम लोग चीज़ों को संतुलित करते हैं, संतुलित कर कर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे Ag चांदी, इधर भी हम लोग का इधर का इधर Ag यानी चांदी दोनों तरफ बराबर है, सिल्वर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो NO3 नाइट्रेट आयन है, लेकिन NO3 यहाँ पे ट्वाइस है। ठीक है, तो मतलब ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे N जो है 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है और N यहाँ पे नीचे 2 है, तो मतलब 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 नाइट्रेट और 6 ऑक्सीजन, तो फिर ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 लगा देंगे तो ये देखो 2 नाइट्रोजन और 2 3 दूना के 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन और 3 दूना के 6 ऑक्सीजन, यानी हम लोग का इसका भी काम यहाँ पे 2 लगा देने पे क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों हम लोग की चीज़ें संतुलित हो गई। अब इसको देखते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो जिंक हम लोग का कितना है, इधर 1 है, इधर हम लोग का जिंक 1 है। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन देखो Cl2 है, क्लोरीन हम लोग का क्या है 2 है, और इधर हम लोग का क्लोरीन 1 ही है। ठीक है, तो 1 है तो इसके आगे हम लोग 2 लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो 2 लगाएंगे, अब इससे क्या होगा, देखो इधर हम लोग का Ag हम लोगों ने शुरू में देखा था तो Ag था। ठीक है, लेकिन इधर इसको संतुलित करने के लिए यहाँ हमने 2 लगाया तो Ag यानी सिल्वर हम लोग का गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे हमने 2 लगा दिए, यहाँ पे भी लगा दिए, तो देखो 2 Ag ये भी हो गया, तो ये पूर्ण रूप से अब संतुलित हो गया। तो ऐसे इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ऐसे आपको करना होता है। ठीक है, चलो तो आशा करता हूँ ये चारों के चारों क्वेश्चन जो थे आपको क्लियर हो गए होंगे। कहो कि भैया आपने इतना टाइम ले लिया बताने में, तो देखो पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ते समय आप अच्छे से चीज़ों को समझ कर करो, एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लो, जितना टाइम लोगे वो उतना समझ में आएगा। आप जल्दबाजी मत करो, आप एग्जाम में नहीं बैठे हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। चलो आगे चलते हैं, इधर के प्रश्नों को करते हैं। ये तो हम लोग के संतुलित वाले हो गए, और ऐसा प्रश्न आता ही आता है आपके एग्जाम में 4 मार्क में। अब देखो ये अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पूरा पूरा आपको सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। देखो हमारी एक ऐप पे है, मैं हमेशा आपको जैसा कि बताता हूँ, ये UPMSP स्टडी। ठीक है, ये ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इसी ऐप पे ये सारा का सारा इसका ये PDF, ये तो पेपर का PDF मिलेगा, सोल्यूशन के साथ भी आपको PDF मिलेगा। ठीक है, और जो 20-20 ये MCQ है ना, इनका टेस्ट भी मिलेगा हर एक पेपर सेट का। ऐसा समझ जाओ कि मैं आपका कम से कम एग्जाम तक आपका 10 पेपर सेट कराऊंगा, और उसी 10 पेपर सेटों में से आपका एग्जाम आएगा। बहुत सारे मतलब बोलते हैं बच्चे कि भैया क्या यही आएगा, तो ऐसा नहीं कि आप केवल एक पेपर पढ़ लो और वही आ जाए एग्जाम में, नहीं, आपको ऐसे कम से कम 8-9 पेपर तो पढ़ने पड़ेंगे, और तब मैं कह सकता हूँ श्योरिटी के साथ कि हाँ इसी में से आएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो मेरे साथ, तो पढ़ते रहो। बाकी न पढ़ने वाले बच्चों को तो छोड़ो, वो अलग बात है। ठीक है, अब देखो ये UPMSP स्टडी, ये हमारी ऐप है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ ये लोगो है, इसको आप मतलब इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। पहली बार आओगे तो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे कोई भी अपना पासवर्ड बना लेना जो आपको याद रहे। यहाँ पे अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डाल देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना, और यहाँ पे स्टेट मीन्स वही राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे टिक मार कर रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब बहुत सारी चीज़ें लाइक यहाँ पे देखो फ्री स्टडी मटेरियल में आप फ्री टेस्ट सीरीज में आपको मैं हिंदी का, सोशल साइंस का टेस्ट ऐड कर रखा हूँ। हर एक सब्जेक्ट का आपको एग्जाम तक बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे जो भी यूट्यूब पे क्लास होती है उसका PDF मिल जाता है। ठीक है, लेकिन हर एक मतलब क्लास की PDF नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे इस पेपर का आपको PDF यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो आपको यहाँ लक्ष्य बैच में मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। लक्ष्य बैच क्या है, इस बैच की प्राइस देखो पहले मैं बता देता हूँ, मात्र 99 रुपये है,
और 99 रुपये में इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट के ऐसे ये पेपर मिलेंगे और वो भी सॉल्यूशन सहित। देखो 1 मिनट दिखाता हूँ। देखो ये जो अभी मैं क्वेश्चन कराया, देखो इसका ये यहाँ पे देखो ये मैं निकाला हूँ, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्यूशन पूरा ये डिटेल में मिलेगा। पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराया था, तो देखो ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से ये सॉल्व किया गया। ऐसे आपको पीडीएफ में सॉल्यूशन, देखो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्यूशन मिलेगा इसमें, इस लक्ष्य बैच में, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही मिलेगा। तो आप समझ सकते हो 99 रुपये कुछ नहीं है, और इसको पढ़कर आप खुद 90% मार्क ला सकते हो। 80 से 90% आसानी से आ जाएंगे अगर ये पढ़ते हो तो। आपको लक्ष्य बैच कैसे ज्वाइन करना है, देखो ये रजिस्टर कर लोगे, यहाँ पे आओगे तो ये पेड क्लासेस पे क्लिक करोगे तो आपको ये लक्ष्य बैच ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है, ये अपने मोबाइल में आपको करना है, ठीक है। अब देखो क्या करोगे कि यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे ये दिखाएगा, ये लक्ष्य बैच पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 99 रुपये दिखाएगा, यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन दिखाएगा। बाई नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पे, पे नाउ, पे ऑनलाइन का मतलब आप पेटीएम फ़ोन पे यूज करते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, या अगर आपके पास पेटीएम फ़ोन पे नहीं है पेमेंट करने का ऑप्शन और चाहते हो कि आपके मोबाइल में कोर्स आए, तो यहाँ पे देखो आपके मोबाइल में ही ये स्कैन क्यूआर का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करोगे तो एक क्यूआर कोड आ जाएगा, ठीक है। और इस क्यूआर कोड पे किसी भी मतलब किसी दुकान से इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करा दोगे ना, तो आपका तुरंत बैच ओपन हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट मतलब होगा ना, आपका ये हट जाएगा क्यूआर कोड और आपका बैच ओपन हो जाएगा, 99 रुपये नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, पेमेंट करवाकर आप अंदर जाकर और सारी चीज़ें यूज कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आप बैच जरूर ज्वाइन करना। बाकी आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित का कारण समझाइए। हमें कारण समझाना है, और फर्स्ट और सेकंड इसमें 2 क्वेश्चन है, इनका हमें कारण समझाना है। क्या, पहला कि एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट विलेन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसका मैंने यहाँ पे कारण साफ साफ लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग की 26 थी ना, कि एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलेन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, मतलब ऐसा क्यों होता है। तो आप उत्तर में लिखोगे कि अधिक क्रियाशील धातु, भाई जस्ता यानी जिंक है, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको डाला जा रहा है, यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 से अभिक्रिया कराई जा रही है, ठीक है। तो देखो जिंक की अभिक्रियाशीलता अधिक है। आप सक्रियता श्रेणी पढ़े होगे तो उसमें आप देखे होगे जिंक की अभिक्रियाशीलता अधिक है, ये ऊपर होता है। तो जिंक क्या करेगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को हटा देगा, और कॉपर को हटाकर, ठीक है, यहाँ पे जिंक सल्फेट का निर्माण कर देगा, ठीक है, और कॉपर को अलग कर देगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे जिंक मतलब यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो विलयन था इसका नीला रंग था। अब क्या हुआ कि जिंक से जब इसमें जिंक डाला गया, मतलब जिंक से अभिक्रिया किया तो कॉपर को हटा दिया और जिंक सल्फेट बना लिया। तो सिंपल है कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो रंग था भाई नीला था, यहाँ पे जिंक सल्फेट बनने के कारण बदल जाएगा, सिंपल। अब कहो कि इसका रंग क्या हो जाता है, तो ये उदासीन टाइप का हो जाता है, ठीक। तो इसी कारण होता है। तो आप लिख दोगे ऐसे कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, अतः जिंक को, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, यानी जिंक को जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं यानी अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या, जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है यानी हटा देता है, ठीक है, जिसके कारण उसका नीला रंग गायब हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, इस विलयन का मतलब नीला रंग जो होता है गायब हो जाता है। क्लियर। तो ऐसे आप लोग ये इसका कारण दे दोगे, ठीक है, ये पहला वाला प्रश्न का। तो आपका इसका कितना 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इसमें सेकंड प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, हमें कारण बताना है क्यों होते हैं। ये 2 मार्क का ये भी प्रश्न है। तो इसका भी आप उत्तर ऐसे लिख दोगे, ठीक है, कैसे कि आयनिक यौगिकों में परस्पर आयनिक आकर्षण बल बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक उच्च होता है। जैसे देखो NaCl है, तो यह Na+ आयन और Cl- से बना है, तो इनके बीच ये देखो बहुत मतलब एक शक्तिशाली आकर्षण बल होता है, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और सिंपल है कि अगर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उसका गलनांक उच्च होगा। अरे भाई देखो जैसे ये एक शीशे का ये चीज़ है, तो इसको हम लोग मतलब इसको तोड़ना है, मतलब गलाकर तोड़ना है ताप देकर, तो इसमें अधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी, इसका गलनांक, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका गलनांक उच्च है। और ये हम लोग इस कागज़ को अगर हम लोग इसको तोड़ना चाहें मतलब जलाना चाहें तो ये आसानी से जल जाएगा, तो ये कहेंगे कि इसका गलनांक कम है, यही हुआ मतलब, ठीक है। चलो
तो ये हम लोग का प्रश्न संख्या 26 पे क्लियर। अब चलो प्रश्न संख्या हम लोग 27 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण लिखिए। ओके, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण हमें लिखना है। तो चलो हम लोग देखते हैं, 1 मिनट किस पे मैंने इसका आंसर लिखा है, यहाँ पे। चलो देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि परस्पर अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, इसका उत्तर कि अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का सिंपल सा डिफिनीशन है। उदाहरण के तौर पे जैसे देखो, HCl आपका एक अम्ल हो गया, ठीक है, और NaOH एक क्षारक हो गया। तो ये अम्ल और ये आपका क्षारक, ये क्या हो गया, अम्ल और ये आपका क्षारक, ये परस्पर अभिक्रिया किए तो देखो यहाँ पे एक मतलब पदार्थ बनाए, और NaCl यानी ये लवण होता है, न इसमें आपका H+ आयन है न OH आयन है, इसका मतलब न यह अम्ल है और न ही क्षारक है, और यहाँ पे जल बन रहा है। तो ये आपका उदासीनीय अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अभी चूंकि हमें 2 उदाहरण लिखना था, ठीक है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो एक तो ये उदाहरण हो गया, एक और मैं लिख देता हूँ। मान लो HCl है, HCl के जगह पे आपका जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 हो जाए, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाए, और यहाँ NaOH ही मैं मान लो रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अम्ल हो गया, ये क्षारक हो गया। तब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे कोई एक लवण बनेगा, और यहाँ पे जल तो निश्चित है बनेगा, ठीक है, तो H2O बनेगा। अब लवण कौन सा बनेगा, ठीक है, तो देखो सोडियम और ये सल्फेट मिलकर सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना लेंगे, ठीक है। तो ये अम्ल और ये क्षारक अभिक्रिया कर ये आपका लवण बना लिए, ठीक है, यानी लवण कहने का मतलब कि इसमें न तो H+ आयन हो और न ही OH ऋण आयन हो, ठीक है, यानी न इसमें अम्ल का गुण हो न क्षारक का गुण हो, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका लवण हो गया और ये जल हो गया। तो ये हम लोग का पहला उदाहरण जो मैं पहले से लिख रखा था, और ये दूसरा उदाहरण चूंकि मैं ध्यान नहीं दिया था कि 2 उदाहरण लिखना है, ठीक है, तो मैं एक ही लिख रखा था। चलो, तो ये मैं अपडेट कर दूंगा, लक्ष्य बैच में भी मैं इसको मतलब एडिट कर अपलोड मतलब 2 उदाहरण लिख दूंगा, ठीक है। तो ये आप एक ये उदाहरण याद रखना, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे उदाहरण आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ यही आपको लिखना है, नहीं, ठीक है। उसके बाद चलो आगे देखते हैं। अगला देखो भर्जन के बारे में लिखना है कि भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। भर्जन क्या होता है, तो देखो इसको लिखोगे कि सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है, ठीक है। देखो सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में, मतलब वायु की मात्रा चाहिए उसमें गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। और एक निष्पातन होता है, तो निष्पातन में मतलब यहाँ पे क्या वायु की नियंत्रित मात्रा है और उसमें वायु की आवश्यकता नहीं होती है निष्पातन में, ठीक है। तो ऐसे सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। और निष्पातन आ जाए तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, वायु की वहाँ पे अनुपस्थिति हो जाता है निष्पातन में, ठीक है, गर्म करने की प्रक्रिया निष्पातन कहलाती है, ठीक है। तो आपका भर्जन और निष्पातन को लिखने को एग्जाम में आता है, इस पर टिप्पणी लिखने को आता है, तो इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ये धातु और अधातु जो चैप्टर है ना, उनसे ये प्रश्न है। तो सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है, क्लियर। यह क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों में उपयोग की जाती है या उपयोग होती है। ऐसे थोड़ा और आगे बढ़ा कर लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। और उदाहरण के तौर पे जैसे देखो आपका जिंक सल्फेट हो गया, ठीक है, जिंक सल्फेट हो गया। अब देखो यहाँ पे जिंक सल्फेट में बोल रहा हूँ, जिंक सल्फाइड हो गया ZnS से, ठीक है, जिंक सल्फाइड हो गया, यह अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से। तो देखो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये आप अभिक्रिया लिख दोगे, उसके बाद ये दो सब आगे लगाइए संतुलित करने के लिए, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखो मैं लिखता हूँ जिंक ZnS, जिंक सल्फाइड जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है SO2, क्लियर। तो ये आप उदाहरण लिख दोगे। अब इसको थोड़ा संतुलित भी करना पड़ेगा, तो देखो ये संतुलित किया हुआ है तो आप संतुलित कर लेना। आई थिंक आप संतुलित करना तो सीख गए होगे, यहाँ भी मैं पीछे आपको कुछ चार्ट बताया था, तो आप संतुलित करते रहना, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर इसमें 3rd कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। हमें IUPAC नाम लिखना है जो भी यौगिक हैं, और इसमें क और ख 2 ठे दिया है, ठीक है। ये भी 2 मार्क का प्रश्न है, ठीक है, ये भी 2 मार्क का आपका प्रश्न है, 1 मार्क इसका 1 मार्क इसका। तो चलो इनका IUPAC नाम लिखते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन के साथ आपका सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे OH यानी एल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी आपका ये एक तरह से इसको हम लोग एक में करें तो ये COOH
कुछ इस प्रकार का है, COOH, यानी यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है CH3 से। ठीक है, तो अब देखो जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसका IUPAC लिखते समय अंत में हम लोग ओइक लगाते हैं। ठीक है, और कार्बन दो कार्बन है तो मेथ एथ हो जाएगा। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है सब में तो एथेन हो जाएगा। ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। और चूंकि यह क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम लिखते समय अंत में हम लोग क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल लगाते हैं। तो इसमें हम लोग ओइक अम्ल जोड़ देंगे। ठीक है, ओइक अम्ल जोड़ देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर आपका एथेनोइक अम्ल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आपको डायरेक्ट ये लिख देना है इसका नाम, मतलब थर्ड का क का उत्तर और डायरेक्ट एथेनोइक अम्ल लिख देना है। ठीक, चलो उसके बाद ये देखो CHO है। CHO क्या होता है, ये आपका ये एल्डिहाइड होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं जैसे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के साथ आपका क्या जुड़ा रहे, ऑक्सीजन जुड़ा रहे, और इधर कोई भी एल्किल मतलब समूह जुड़ा रहे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पे देखो ये एल्डिहाइड है और सिंगल बॉन्ड के साथ ये CH3 के साथ जुड़ा है। तो देखो एक कार्बन दो कार्बन यानी मेथ एथ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एथ हो गया। ठीक है, और भाई सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो गया। दोनों में ये देखो इसके बीच सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो एथेन हो गया। ठीक, और प्लस चूंकि ये आपका क्या है, ये आपका एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का हम लोग क्या करते हैं कि IUPAC नाम लिखते समय अंत में अल लगाते हैं। ठीक है, तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, एथेनल, ये थ है एथेनल। ठीक है, तो इसका नाम IUPAC एथेनल हो जाएगा और इसी को एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर है मेरे भाई, तो चलो ये दोनों का IUPAC नाम हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो इसमें अथवा भी जो 6 मार्क का ये 6 मार्क का प्रश्न था। 6 मार्क के प्रश्न में आपका अथवा भी रहता है, मतलब इस ऊपर वाले को करो या जो नीचे ये अथवा वाला दिया है इसको कर लो। तो मैं दोनों करा देता हूँ क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये पूछा जाएगा, किसी के पेपर सेट में ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी मैं करा देता हूँ। सबसे पहले इसमें पूछा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है हमें मिशेल पे, संक्षारण पे, योगात्मक अभिक्रिया पे। तो मिशेल क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखो आपने ये ऐसा कुछ फिगर देखा होगा जैसे अपने NCERT की बुक में, जैसे ये एक लंबी कार्बन श्रृंखला होती है और यहाँ सिरों पे Na+ होता है, और ऐसे आपने खूब देखा होगा ऐसे सिरों पे Na+ होता है, ऐसी संरचना आपने देखी होगी। ठीक है, तो इसमें देखो जो ये लंबी कार्बन श्रृंखला होती है वो अंदर की तरफ होती है और जो यहाँ सोडियम आयन होता है वो सिरों पे होता है। ये जल को जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है। ठीक है, इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। सिंपल सा है, तो इसको आप लिख दोगे। रुक जाओ, कहाँ है भाई, हाँ चलो 1 मिनट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मिशेल। मिशेल पे हमें टिप्पणी लिखना है, तो लिखा हुआ है कि साबुन को जल में घोलने पर साबुन के कण परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे ये गुच्छों का रूप ये धारण, ऐसे जैसे भी दिखाया मैं, ये गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं जिसमें लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग आंतरिक हिस्से में, ओके, जिसमें ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाला ये भाग आंतरिक हिस्से में यानी अंदर की तरफ होता है। ठीक है, हिस्से में होता है, और आयनिक भाग यानी जो सोडियम वाला आयन होता है वो सतह पर होता है यानी ऊपर की तरफ होता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ है ना, ठीक है, होता है। इस संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। तो सिंपल ऐसे आप लोग लिख दोगे, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद संक्षारण, सब लोग जानते हो संक्षारण क्या होता है कि जब धातुएं अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित हो जाती हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। 2 मार्क इसका मिल जाएगा। ठीक है, जैसे लोहे पे आप उदाहरण के तौर पे लिख सकते हो कि लोहे पे जंग लगना। ठीक है, या चांदी पे काला काला परत जमना, सब संक्षारण का ही उदाहरण है। उसके बाद सेकंड के बाद आप थर्ड वाला लिख दोगे। थर्ड वाले प्रश्न का उत्तर योगात्मक अभिक्रिया है इसमें। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, पहले चैप्टर में आप पढ़े हो। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एकल उत्पाद, एकल यानी एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया CaO। ठीक है, जब जल से अभिक्रिया करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। या कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बना लेता है। तो सिंपल ये आपके योगात्मक अभिक्रिया हो गई। यहाँ देखो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी योगात्मक अभिक्रिया हो गई।
तो ये रहा हम लोग का, इसमें जो केमिस्ट्री वाले पार्ट के जो प्रश्न थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो जो ये आपका उपभाग 3 है इसमें, ठीक है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, इसमें आपका ये बायो वाला प्रश्न है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। हमने पहली वीडियो में, देखो पहली वीडियो में क्या किया था कि सारा का सारा जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व कराया था। सेकेंड वीडियो मैंने जो इधर आपके ये फिजिक्स वाले पार्ट है उसको कराया, और ये थर्ड वाली वीडियो में ये आपका केमिस्ट्री वाला लॉन्ग आंसर वाला करा रहा हूँ, ठीक है। और थर्ड और ये फोर्थ वीडियो में आपका बायो वाला करा दूंगा, ठीक है। यानी 4 वीडियो मैंने इस पूरे पेपर को समाप्त किया। चारों वीडियो लगभग आधे घंटे की हुई है लगभग, ठीक है। तो मैं छोटी इसलिए बना रहा हूँ वीडियो ना, कि आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट रहे, और इतना मैं पढ़ाया तो इतने को आप याद करो। एक ही बार में मैं सब पढ़ा दूंगा तो आप याद नहीं कर पाओगे, आपका भी मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए छोटी वीडियो बना रहा हूँ, क्लियर। चलो, तो आप इन सारी चीज़ों को, जितना भी मैं पढ़ाया, जो भी बताया, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपके एग्जाम में ये छपने वाली चीज़ें हैं, ठीक। बाकी आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और जो ये पीछे की वीडियो है, इनका वीडियो देखना चाहते हो तो भाई आप चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना और देख लेना, ठीक। और बाकी आप ये हमारी जो ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, इसको आप डाउनलोड करना, और यहाँ पे लक्ष्य बैच जो है मात्र, जिसकी प्राइस 99 रुपये है, आप जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे ये सारे पेपर, जितने भी पेपर हैं, जैसे ऐसे मैं 7 से 10 पेपर सेट कराऊंगा, तो सभी पेपर सेटों का ऐसे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा वहाँ पे, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और जो भी एमसीक्यू होंगे, सब एमसीक्यू का वहाँ पे टेस्ट भी मिल जाएगा। एग्जाम टाइम में आपको वायरल पेपर उससे मिलेगा, उसके अलावा आपको मैं ई बुक तैयार कर रहा हूँ कई सारा, आपको ई बुक भी मिलेगा, ठीक है, जिससे हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप जरूर बैच ज्वाइन करना, ठीक है। बाकी चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। चलो, थैंक यू।